स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरुण और आशा दोनों हनुमान जी के काफ़ी बड़े भक्त थे। उन दोनों की शादी को अभी बस 3 ही महीने हुए थे और आशा ने ज़िद करनी शुरू कर दी थी। आपने कहा था शादी होते ही बालाजी में हनुमान जी के दर्शन कराने ले जाएंगे। अब तो देखिए 3 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आपने अब तक अपने काम के अलावा और कुछ नहीं सोचा। अरुण ने थोड़ा सोचा और कहा कि ऐसे अचानक से चलने का प्लान कैसे बना सकते हैं। तो आशा मुंह फुलाकर बैठ गई। अरुण ने हार कर कहा कि चलो सामान बांधो, हम आज रात को ही गाड़ी लेकर बालाजी निकलते हैं। आशा खुश होकर फटाफट सारी तैयारियां करने लगी। वे दोनों रात को कुछ 11 बजे निकले और सुबह के 4 बजे तक एक होटल में आराम करने के लिए रुक गए। पूरा दिन राजस्थान घूमा, बालाजी मंदिर के दर्शन किए और अपनी मन्नत मांगी। बालाजी मंदिर के एक पुजारी ने उन दोनों को देखा तो बोले, लगता है आप दोनों अभी अभी शादी करके आए हैं। हनुमान भगवान आप दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। ये प्रसाद है, ध्यान रखना कि प्रसाद का एक भी दाना यहाँ ज़मीन पर ना गिर जाए। आशा ने प्रसाद को हाथ में लेते हुए कहा, जी हाँ पंडित जी, हम दोनों हनुमान जी के भक्त हैं। दोनों ने प्रसाद खाया और वहाँ से जाने ही लगे थे कि पंडित जी ने उन्हें रोका और उनके सामने आते हुए कहा कि बेटा, अब यहाँ से बाहर तो जा रहे हो, लेकिन इसका ध्यान हमेशा रखना, कभी भी गलती से भी यहाँ मुड़कर मत देखना। अगर गलती से भी देखा तो मानो आपकी रूह का कोई हिस्सा इसी मंदिर में रह जाता है और फिर कितनी भी कोशिश करो वो हिस्सा वापस शरीर के पास नहीं जा पाता, क्योंकि इस मंदिर में कई अतिरिक्त आत्माएं भी वास करती हैं और चारों ओर घूमते हुए बस किसी ऐसे शरीर की तलाश करते हैं जिसके अंदर वे प्रवेश करके यहाँ से बाहर निकल पाए। आशा अब घबराने लगी थी। उसने अरुण की तरफ देखा तो अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहाँ से पंडित जी को प्रणाम कर कर बाहर जाने लगे। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अरुण उन दोनों की चप्पल को काउंटर से लाने गया कि तभी आशा को ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे जानबूझकर किसी ने बहुत तेज़ हवा चलाई है। उसकी चुन्नी अचानक से उड़ने लगी तो वो जल्दी से उसे ठीक करती हुई आगे बढ़ गई। हालांकि उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत करते हुए आगे बढ़कर थोड़ी अर्जुन के साथ और दर्शन करे अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन दोनों को अचानक से बहुत तेज़ गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद नीचे अटक रहे कोई पत्थर हैं, लेकिन जब आवाज़ फिर तेज़ तेज़ बढ़ने लगी तो दोनों ने गाड़ी को साइड में लगाया। अरुण बाहर निकलकर तलाशी करने के लिए उतरा तो सर पर हाथ रखकर 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। आशा भी घबराहट में बाहर आई और जब साथ खड़ी हुई तो उसे नजर आया कि गाड़ी में बहुत ही बड़ा डेंट का निशान है। गाड़ी तो उन दोनों के अलावा किसी और ने नहीं चलाई और पूरे रास्ते में ऐसा कोई भयानक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। आशा के दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी और उसे घबराहट हो रही थी। उसकी घबराहट को देखकर अरुण ने हालत संभालते हुए कहा कि अरे, हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने इस गाड़ी में टक्कर कर दी हो और हमने अपनी भक्ति में लीन होकर इसको देखा ही ना हो, या फिर कि हवा ही कुछ ऐसी है कि गाड़ी के मटेरियल को सूट नहीं हुआ और ये सड़ गई। तुम चिंता मत करो, मैं कल जाते ही इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये गाड़ी थमा कर आऊँगा और फिर वह जाने और उनकी पॉलिसी जाने। पूरे रास्ते आशा अरुण को ही देख रही थी। सब बहुत शांत था, डरावने तरीके से शांत। इतना होने पर भी उसके चेहरे पर एक विचलित करने वाली मुस्कुराहट थी।
वह दोनों घर पहुंचे तो आराम करने के बाद सुबह अरुण पहले ही दफ्तर जाने से पहले ही उस गाड़ी को अपने सेक्रेटरी द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के हवाले करवाया और उनसे फ़ोन पर काफ़ी गुस्से में बात की। ये देखिए, आपकी गाड़ी को लिए हुए हमें 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और इसके साथ ये क्या हो गया। हमने पूरी गाड़ी को ढंग से संभाल कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर इतना बड़ा डेंट पता नहीं कैसे पड़ गया। या तो इसकी मटेरियल में कोई ख़राबी है या आपने ही हमें डिफेक्टिव माल दे दिया है। प्लीज़ इसे चेक करिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए तो हम जांच करके बताते हैं। शाम को जैसे अरुण वापस जा रहा था, उसके फ़ोन में 2 मैसेज आए और उसके तुरंत बाद ही कॉल इंश्योरेंस कंपनी वालों का था और उस कंपनी के ओनर की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। तो अरुण ने पूछा, जी हाँ बताइए, क्या कमी है इस कार में। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कहा कि सर, हमने आपको 2 फोटो भेजी हैं, हम कार जांच करें इससे पहले ये बताइए कि इस गाड़ी में आखिर ये बैठा कौन हुआ है। अरुण को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसी समय दोनों फोटो चेक करे और देखते ही उसके हाथ से फ़ोन वहीं गिर गया। वो भागते हुए घर पहुंचा, अपनी बीवी को ढूंढने लगा। जैसे ही आशा कमरे में आई, उसने उसके हाथ में फ़ोन रखते हुए घबराई हुई आवाज़ में पूछा, आशा, मुझे सच सच बताना, तुमने वहाँ पर क्या किया था। तो आशा हाथ में फ़ोन को देखती है और उसके मुंह पे भी 12 बज जाते हैं। उस फ़ोन में जो तस्वीर थी, उसमें एक आदमी खून से भरी आंखें लिए गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा सीधा बाहर घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। आशा के पैरों तले तो मानो ज़मीन ही खिसक गई। और उनके बार बार पूछने पर उसने कांपते हुए बताया कि जब वो चप्पल लेने गए थे तब उसी तब एक हवा चली, उसका एहसास हुआ और अपनी चुन्नी ठीक करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैंने गलती से पीछे मुड़ के देख लिया था। इतना कहकर वो रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, अरुण मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और अरुण जवाब दो। लेकिन अरुण जैसे ही मुड़ा तो आशा के मुंह से चीख निकल गई। क्यों? कहा था ना, पीछे मुड़कर मत देखना। अब वापस कौन लाएगा तेरे अरुण को। अरुण के मुंह से एक दिल दहला देने वाली आवाज़ निकली। इतना सुनते ही आशा बेहोश हो गई और जब उठी तो उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू था और पास में पड़ा हुआ उसके पति का सर। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ऐसी कहानियाँ और सुननी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए अलविदा।